राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे और ये क्लास आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके मतलब जो मेन क्वेश्चंस है जो पेपर में पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वे सब लेकर आती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज है 4 जनवरी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2024 में उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। रूस। 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी। साउथ अफ्रीका ने। अगर हम यहाँ पर ब्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसका नाम क्या था, ब्रिक था। और इसकी संकल्पना किसने दी थी, जिम ओ नील ने दी थी 2001 में। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश पहले इसमें शामिल थे 2001 में। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, 2009 में रूस में हुआ था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका देश इसमें शामिल हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स, BRICS। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की है, साउथ अफ्रीका ने की है। ये बिल्कुल सीरीज में चलती हैं जो इसकी अध्यक्षता है, जैसे इंडिया, उसके बाद चाइना ने की, फिर साउथ अफ्रीका ने। तो साउथ अफ्रीका के बाद किसने करनी थी, ब्राज़ील ने। लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया कि हम अब ये इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते, तो इसलिए ब्राज़ील के बाद किसने की है, रसिया ने। तो 2024 में ब्रिक्स है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, रूस। जो पुतिन हैं वे इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। और अभी जनवरी 2024 में इसमें 6 देश शामिल होने थे, लेकिन जो अर्जेंटीना देश है इसने मना कर दिया। मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। 1 जनवरी 2024 को ये सभी देश इसमें शामिल होने थे, लेकिन अर्जेंटीना में नई सरकार बनी है, इसने मना कर दिया। तो अब वर्तमान में जो ब्रिक्स है इसमें कितने देश हो गए हैं, 10 देश हो गए हैं। और 10 देश कौन कौन से हैं, एक तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और सऊदी अरब। ये 10 देश हो चुके हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रिक्स की अध्यक्षता याद रखना 2024 में कौन सा देश करेगा, रूस। और जो ब्रिक देश हैं इनकी जो करेंसी है उसको क्या बोलते हैं, 5R। अगर हम मेन अध्यक्षताएं इनकी बात करें तो जो G20 हुआ है 2023 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने की थी। लेकिन 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ब्राज़ील। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ये पेपर में पूछा भी जा लिया। तो 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील देश करेगा। अगर हम यहाँ पर G20 की बात करें तो यहाँ पर मेन ये भी है कि इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें 19 तो देश हैं, यूरोपियन यूनियन और एक नया अभी शामिल हुआ है अफ्रीकन संघ। अफ्रीका संघ है ये शामिल हो चुका है नया। और 2023 की अपडेट के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इन पर वीडियो बना रखी है, जैसे किसी भी संगठन में कौन सा देश शामिल हुआ है, कौन सा एग्जिट करके गया है, इन पर वीडियो बना रखी है। तो एक बार जाके उसको ज़रूर देख लेना क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो G20 से याद रखना 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन संघ, ये अभी शामिल हो चुका है 2023 में, ये तीनों इसमें शामिल हैं। COP28 कहाँ पर हुआ है, ये 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और जो COP28 है इसमें किस बात पर चर्चा हुई थी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई थी इसमें। और अभी आगे COP29 है ये कहाँ पर होगा, अजरबैजान में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के कहाँ पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, विक्टोरिया शहर में। और 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पर हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। और 2020 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे। SCO शंघाई सहयोग संगठन 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की है, भारत ने की है। ये मेन अध्यक्षताएं हैं, इनको जरूर याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है। तो चीन का ये जहाज है जो क्या करेगा, पानी के अंदर खोज करने के लिए जाएगा, 5 जनवरी को जाएगा। इसलिए इस पर प्रतिबंध पहले से ही किसने लगा दिया,
ये देखो, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर अरब की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर एक छोटा सा देश है मालदीव, यहाँ पर श्रीलंका, और ये क्या है, हिंद महासागर। तो चीन है वो कहाँ पर जाएगा, हिंद महासागर में, मतलब पानी की खोज, पानी के नीचे गहरी खोज करने के लिए अपना जहाज भेजेगा। तो इसलिए जो श्रीलंका है इसने पहले से ही नोटिस निकाल दिया कि 1 साल तक चीन का कोई भी जहाज रिसर्च के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, इसने अपना पोर्ट देने के लिए मना कर दिया। तो श्रीलंका है इसने क्या किया है, चीन के शोधार्थी जहाज, रिसर्च जो जहाज है वो भेजने वाला था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, श्रीलंका ने लगाया है। तो यहाँ पर हमारी अरब की खाड़ी है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 4 नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो या फिर बोल दे खंबात की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी है, ये हमारा अरब सागर है। और यहाँ पर सीरीज में 4 नदियाँ गिरती हैं, साबरमती, माही, ताप्ती। ये नदियाँ कहाँ पर हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। इनको याद करने की ट्रिक है समानता, से साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी। तो समानता वर्ड से याद रख लेना बिल्कुल। सीरीज में ये नदियां हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है मालदीव, इसकी राजधानी क्या है, माले। हिंद महासागर है, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। अगर हम यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरे कोटे। और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जलडमरू या फिर मन्नार की खाड़ी या फिर राम सेतु बोल सकते हैं। ये सब कहाँ हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में हैं। याद रखना, मित्र शक्ति और सलीनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में ही होते हैं। मित्र शक्ति, सलीनेक्स। SL से तो हो गया श्रीलंका, I से हो गया इंडिया, तो इससे भी याद कर सकते हैं। तो ये दोनों अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। तो यूरोपियन निवेश बैंक है, इसकी स्थापना 1958 में रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर पहले क्या कहाँ पर था, ब्रुसेल्स में, लेकिन अब कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, लग्जमबर्ग में है। याद रखना, जो यूरोपियन निवेश बैंक है इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है अब वर्तमान में। 1958 में रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी पहली महिला कौन बनी है, निदेशक नादिया कैल्विनो। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। अगर हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। और नाटो का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। और मैं फिर बता रही हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक बार उनको याद, मतलब वीडियो बना रखी है, उनको जाके जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। तो जो यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और नाटो का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कितने देश शामिल हैं, 27 देश शामिल हैं। पहले इसमें 28 थे, लेकिन जो ब्रिटेन है वो एग्जिट कर चुका है। तो अब इसमें कितने देश शामिल हैं, 27 देश हैं। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, उर्सुला वोन डोर। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी हेड कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये इसकी हेड है। जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा बैंक कहा जाता है। 1945 में इनकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा। और जो वर्ल्ड बैंक है इसके हेड कौन है, अजय बंगा। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC अमेरिका में। इन दोनों का हेडक्वार्टर है IMF का और वर्ल्ड बैंक का। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो ब्रिक्स देश हैं उनकी जो करेंसी है उसको क्या बोला जाता है, 5R बोला जाता है। ऐसे ही जो IMF है इसकी जो करेंसी है उसको क्या बोला जाता है, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट या फिर पेपर गोल्ड, ये दोनों नाम आ सकते हैं। तो IMF की भी करेंसी याद रखना और जो ब्रिक्स देश हैं उनकी भी याद रखना। 5R तो हो गया ब्रिक्स देशों की और IMF की क्या हो गया, SDR। न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डिल्मा रोसेफ। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मिशेल बुलाक। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है, पैसिव भूमि का देश। और ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन जरूर याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, प्रवाल भित्ति भी आ सकता है, तो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। आगे है UN महासभा के
78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन महासभा के जो 78वें अध्यक्ष हैं सत्र के, कौन है? डेनिस फ्रांसिस। अगर हम यहाँ पर यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएन डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और यूएनओ के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरिस वर्तमान में हेड है इसके यूएनओ के। और यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। तो ये दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को। और ये BR कंबोज कौन है? जो हरियाणा में यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रख दिया गया। उसके कुलपति हैं ये BR कंबोज, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम यहाँ पर MS स्वामीनाथन की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और जो हरित क्रांति शब्द है ये किसने दिया था? विलियम गोड ने दिया था। तीनों क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, भारत में और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरले, और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गोड। और सबसे अधिक हरित क्रांति में प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर आई थी, 1967 के आसपास आई थी ये हरित क्रांति। टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ये अभी दिया गया है 2023 का, सुकृता पॉल कुमार को दिया गया है। और नॉर्मन बोरले अवार्ड किसे दिया गया है 2023 में? स्वाति नायक को। बुकर अवार्ड 2023 का किसे दिया गया है? पॉल लीच को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट से अवार्ड हैं, इनको जरूर याद रखना। अगर कोई हरियाणा वाला देख रहा है तो डॉक्टर BR कंबोज का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में, स्थापना 1970 में हुई थी। इसके कुलपति BR कंबोज हैं। MS स्वामीनाथन अवार्ड मिल चुका है। और ये कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ है, इसकी जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी गई है? गुजरात के आनंद गांव में रखी गई है। ये आनंद जिला है वहाँ का, तो ये वहाँ पर रखी गई है। और ये किस लिए चर्चा में रहता है? जो श्वेत क्रांति हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो आनंद से ही शुरू हुई थी। आनंद गुजरात से शुरू हुई थी श्वेत क्रांति। और किसने शुरू की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने शुरू की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नाम है आनंद। और यहीं पर क्या किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ है, इसकी आधारशिला रखी गई है आनंद गुजरात में। याद रखना, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और जो श्वेत क्रांति है वो किसके लिए हुई थी? दूध के लिए हुई थी। अगर हम यहाँ पर गुजरात के बारे में देखें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डायमंड कार्यालय है, यानी कि डायमंड का जो ऑफिस है वो कहाँ पर खोला गया है? वो गुजरात में खोला गया है। और एक गुजरात का अहमदाबाद शहर है जिसको यूनेस्को की उसमें शामिल किया गया है शहरों वाली सूची में, गुजरात का। और गरबा नृत्य यूनेस्को की 15वीं अमूर्त धरोहर है, वो बनाई गई है। पूरी टोटल 15 हो चुकी हैं। 15वीं कौन सी है? गरबा नृत्य। और 14वीं कौन सी थी? दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल की। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। अगर हमसे पूछा जाए, 3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश की है। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है। और वर्ल्ड में सबसे लंबी तटरेखा पूछी जाए तो कनाडा की है, याद रखना। और गुजरात में क्या है? लोथल डॉकयार्ड। डॉकयार्ड ये हड़प्पाकालीन समय का है। लोथल इसको बंदरगाह बोलते हैं। या तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पाकालीन जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी एकमात्र बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। या फिर डॉकयार्ड नाम लिखा सकता है, तो दोनों याद रखना। डॉकयार्ड को ही बंदरगाह बोलते हैं। लोथल गुजरात में है। और लोथल में ही क्या खोला जा रहा है? एक समुद्री संग्रहालय है, वो भी खोला जा रहा है लोथल में, भोगवान नदी के किनारे स्थित है। और गुजरात में क्या आ सकता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैचू ऑफ यूनिटी।
राम सुतार ने बनाई थी। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के केवड़िया में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? राजमुंदरी, अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक, ओडिशा में है। ये है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो फिलीपींस, मनीला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला, जम्मू जो कश्मीर है वहाँ पर है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और एक डायरी का अभी जिक्र हो रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी जो डायरी है उसकी कहाँ पर की गई है? आनंद, गुजरात में। और एक NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। और आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जो PM विश्वकर्मा योजना है ये कब शुरू की गई थी? ये 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। और 17 सितंबर को ही क्या होता है? जो प्रधानमंत्री है उनका जन्मदिन होता है। तो PM विश्वकर्मा योजना है ये किसके लिए शुरू की गई थी? ये शिल्पकार, बुनकर, ये जो होते हैं हाथ से बनाने वाले, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो ये विश्वकर्मा योजना है ये शुरू की गई थी। और इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सबसे पहले क्या बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने राज्य बने थे, कितनी यूटी बनी थी? और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मेन जो स्थापना दिवस हैं राज्यों की, ये जरूर याद रखना। उत्तर पूर्वी भारत है उसके तो जरूर याद रखना क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे नागालैंड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनका स्थापना वर्ष जरूर याद रखना है क्योंकि पेपर में इनका पूछा जाता है, तो जरूर याद रखना इनका। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया था? सिक्किम को अपना भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। गोवा है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर मैं गोवा के बारे में कुछ बताऊं तो गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन हमारा देश आज़ाद होने के बाद 1961 में हमने गोवा को आज़ाद करवाया था पुर्तगालियों से। और उस टाइम पर हमने गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। लेकिन बाद में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया गया 1987 में। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इन तीनों का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इनका 1972 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों। और ये तीनों SSC में बहुत बार इन तीनों से क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इनसे पूछ रखा है। और अभी EMRS के पेपर में ऐसे ही 3-3 के जोड़े बनाकर ऑप्शंस दे रखे थे। एक ऑप्शन में कोई भी 3 दे दिए, एक ऑप्शन में कोई भी 3 दे दिए। इस तरह इनके स्थापना वर्ष पूछ रखे थे और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इसलिए मैं तो कभी भी इसको स्किप नहीं करूँगी। तो जो स्थापना वर्ष हैं इनको ज़रूर याद रखना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनकी बात करें तो ये पहले क्या थे? ये पहले राज्य थे, लेकिन इनको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। यह भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। अगर हम यहाँ पर योजनाओं की बात करें तो अभी हमने पढ़ी थी PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। इसी तरह आरोग्यश्री योजना शुरू की गई है तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में अभी नई सरकार आई है कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने कौन सी योजना शुरू की है? आरोग्यश्री योजना। यहाँ के CM कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी।
इम्पोर्टेंट है क्योंकि नए नए सीएम बने हैं तो पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। अमृत वृक्ष आंदोलन है, उसका संबंध कहाँ से है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? अमृत वृक्ष आंदोलन असम में। अगर हम यहाँ पर असम की बात करें तो असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत फेमस है। सतरिया यहाँ का नृत्य है, बिहू बगरुम्बा, ये नृत्य याद रखना। और जो तेलंगाना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2 जून को। अमृत धरोहर योजना ये किसके लिए शुरू की गई है? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। अभी वर्तमान में भारत में कितनी वेटलैंड्स हैं? 75। जो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, उसके तहत जो भारत की हैं वे 75 आर्द्र भूमि हैं। अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ, अभी वर्तमान में 75 हैं। और सबसे अधिक कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है, ये भी याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत लगती है लिखने में फिर करवाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी बनी है? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली कंपनी है, ये कौन सी बनी है? तो ओला इलेक्ट्रिक है, ये पहली बनी है भारत की पहली ईवी कंपनी। PLI का मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी कंपनी इसके तहत अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उस पर क्या मिलेगी? केंद्र सरकार की यानी कि भारत सरकार की तरफ से उस पर छूट मिलेगी। इसका मतलब ये है, यानी कि वो क्या होनी चाहिए? मेड इन इंडिया होनी चाहिए। मेड इन इंडिया मतलब भारत में बनी होनी चाहिए। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के तहत वो बनी होनी चाहिए। और इसको बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? ओला इलेक्ट्रिक बनी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है ये कंपनी। तो ये पहली कंपनी बन चुकी है। इसके तहत मतलब ये कंपनी है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो उस पर क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। एक कंपनी ये है और एक साइड ओला जो कंपनी है ये है। अगर ये एक बाइक है 1 लाख की है, इसके पास बाइक दोनों के पास 1-1 लाख की है। और जो ओला इलेक्ट्रिक है इसने किसके तहत बना रखी है? PLI यानी कि मेड इन इंडिया के तहत बना रखी है। तो उस पर मान लिया जो सरकार है वो 15,000 की छूट दे दे, तो यहाँ से तो वो वही जो बाइक है 85,000 की पड़ जाएगी और दूसरी कंपनी के पास वही बाइक 1 लाख की पड़ेगी। तो इसलिए क्या शर्त है इसकी? मेड इन इंडिया होनी चाहिए। यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाओ, PLI ये मंजूरी प्राप्त कर लिया इस कंपनी ने, ओला इलेक्ट्रिक ने, इस पर क्या होगी? सरकार छूट देगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा एक्ट है वो कब का है? 2005 का है। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया था। लेकिन अब इसका वर्तमान में नाम क्या है? मनरेगा। और मनरेगा नाम कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को, ये भी याद रखना। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो ये याद रखना, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कलकत्ता में, इसकी स्थापना की है किसने की थी? PC मालनोबिस ने की थी। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 29 जून को। तो 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल किस पर आधारित था? PC मालनोबिस पर आधारित था, ये भी याद रखना। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रगान की बात करें तो 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। और इसके रचनाकार कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान इन्होंने, जो हमारा जनगण मन है उसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 1911 में सबसे पहले गाया गया था। जो राष्ट्र ध्वज है हमारा उसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्र ध्वज की रचना किसने की थी? पिंगली वेंकैया नायडू ने। और यहाँ से याद रखना, इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशो पूछा जाता है। तो राष्ट्र ध्वज है जो, उसकी लंबाई चौड़ाई का रेशो कितना है? 3:2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च की है? तो ई-कॉमर्स मतलब जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, यहाँ से हम मंगवाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ई-कॉमर्स बोला जाता है। तो ये ऐप शुरू किसने की है? ओपडोर, बिन्नी बंसल।
और ये बिन्नी बंसल कौन थे? एक तो सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? फ्लिपकार्ट की। तो इन्होंने अपनी नई जो कॉमर्स ऐप है वो बना ली है ओपडोर। याद रखना, बिन्नी बंसल ने। जो फ्लिपकार्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और ये जो बिन्नी बंसल है, मतलब ये क्या करेंगे, अगर कोई भी कंपनी है उसका लोगो, मतलब उसको बेस्ट सुझाव देने का काम कौन करेंगे? बिन्नी बंसल। अगर हम कोई भी कंपनी शुरू कर रहे हैं, हमने उसका लोगो समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या करेंगे? बेस्ट सुझाव देंगे कि हमने कौन सा लोगो लगाना चाहिए। मार्केट में मतलब कंपनी को सलाह देंगे कि मार्केट में क्या कुछ बिक रहा है, क्या प्रोडक्ट लेके आना चाहिए मार्केट में। इन सब का सुझाव कौन देंगे? बिन्नी बंसल। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में वर्णन है? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कमेंट करके बताना। और जो भाग 9 है, भाग 9 में तो है पंचायतें, भाग 9A में क्या है? नगर पालिका, और भाग 9B में क्या है? सहकारी समिति। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो पंचायतें हैं इनके लिए संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992। और नगर पालिका है, इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 74वां, 1992 में हुआ था ये भी। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के लिए, और 73वां पंचायतों के लिए। और एक आर्टिकल याद रखना, ग्राम पंचायत का गठन का आर्टिकल 40, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतें, इनका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40 में आते हैं ये। 1884 में लागू हुआ था इल्बर्ट बिल, ये किसके कार्यकाल पे रहा था? रिपन के कार्यकाल में आया था। और रिपन को क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक बोला जाता है। जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी वो किसने करवाई थी? शुरू की थी रिपन ने। जनगणना सबसे पहले 1872 में किसने शुरू की थी? मेयो ने शुरू की थी, लेकिन वो अनियमित रूप से थी। लेकिन नियमित रूप से यानी कि हर 10 साल में जनगणना शुरू हो चुकी है, वो किसने शुरू की थी? रिपन ने की थी 1881 में। याद रखना, स्थानीय स्वशासन के जनक भी ने कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आईएनसी के गर्म दल और नरम दल के अच्छे संबंध किस अधिवेशन में हुए थे? सबसे पहले तो जो गर्म दल और नरम दल है यानी कि आईएनसी दो भागों में कब बटी थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों का पैचअप करवा दिया गया था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। दोनों याद रखना, 1907 में दो भागों में बट गई थी आईएनसी, सूरत अधिवेशन था, रास बिहारी घोष है उसने अध्यक्षता की थी। अच्छे संबंध कब बने थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। अगर हम यहाँ पर आईएनसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। और 139वें नंबर का अभी इसका स्थापना वर्ष कहाँ पर मनाया गया है? नागपुर में बनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी जो 28 दिसंबर गई है वहाँ पर नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। रोलैक्ट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल में हुआ था? चेम्सफोर्ड के में। और 1919 में क्या हुआ था? मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, जिसमें द्वैध शासन है वो प्रांतों में लगाया गया था। ये भी याद रखना, 1919 का मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और जो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था उसके टाइम पर भी वाइसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। रोलैक्ट एक्ट के टाइम पर भी कौन थे? चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? तो के स्मार्ट परियोजना है, ये किसने लॉन्च की है? केरल ने। और ये किस लिए की है? जो स्थानीय निकाय संस्था है उनकी जो भी वे योजना शुरू कर रही हैं उनके बारे में मतलब पता चल जाए, इसलिए ये योजना शुरू की गई है के स्मार्ट परियोजना। जैसे पंचायत है, पंचायत ने जो भी स्कीम शुरू की है उसके बारे में सभी लोगों को पता चल जाए, उसके लिए ये के स्मार्ट। इसके लिए क्या होगा? जो भी पंचायत घर है वहाँ पर क्या लगाए जाएंगे? हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे के5 नाम के। वहाँ पर चला के अपनी सभी योजनाएं देखो, कुछ भी चलाओ, मतलब वहाँ पर हॉटस्पॉट लगेंगे। और ये केरल ने शुरू की है। अगर हम यहाँ पर केरल की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का। पेरियार नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क दोनों कहाँ पर है? केरल में। इडुक्की बांध ये भी केरल में है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सोलो स्कीइंग मतलब जो बर्फ में चलते हैं ना, वो स्लेज होती है उस पर, बर्फ के ऊपर, मतलब टीवी में बहुत बार देखा होगा, उसको बोलते हैं स्कीइंग। तो इसका रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरप्रीत चंडी ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दो नाम जरूर याद रखना, गीतिका कौल का, कैप्टन शिवा चौहान का। सियाचिन में मेडिकल ऑफिसर संभालने वाली पहली महिला गीतिका कौल हैं और कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन पर तैनात पहली महिला कमांडर हैं, कैप्टन शिवा चौहान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।